नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं बेरठ सभ्यता से संबंधित। और जो हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएं हम ले रहे थे। क्लास में 2 क्लास हमारी हो गई थी सभ्यता से संबंधित। आज से अगली जो क्लास होने वाली है इसमें बेरठ सभ्यता पढ़ने वाले हैं। और बेरठ सभ्यता से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट से आप शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें तो शेयर फटाफट से कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास होने वाली है बहुत अच्छी, और इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बेरठ जो सभ्यता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेरठ सभ्यता का संबंध कौन से जिले से आता है? तो ये आ जाता है जयपुर से। बेरठ सभ्यता कहां पे स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेरठ सभ्यता का संबंध जयपुर जिले से आ जाता है। ठीक है, बात करें ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। तो अगर नदी की बात करें तो नदी आ जाती है बाणगंगा। कौन सी नदी? बाणगंगा। बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, बात करें प्राचीन ग्रंथों में बेरठ सभ्यता का नाम विराट नगर मिलता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों की अगर बात करें तो इसका नाम क्या मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है, क्या मिलता है? विराट नगर। विराट नगर इस सभ्यता का नाम मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है, बेरठ सभ्यता से संबंधित जितने भी आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों विराट नगर इसका प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम मिलता है। एक और बात करें, इसकी स्थापना महाभारत काल में राजा विराट ने के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राजा विराट के द्वारा इस सभ्यता की जो क्या की जाती है, राजा विराट के द्वारा इस सभ्यता की खोज की जाती है या स्थापना की जाती है। ठीक है, बात करें स्थापना करने के बाद में राजा विराट ने इसको अपनी राजधानी घोषित कर लेता है। ठीक है, कौन? राजा विराट। ठीक है, तो विराट जो सभ्यता है इसमें आगे चर्चा करें विराट सभ्यता से संबंधित की महाभारत काल की अगर बात करें तो विराट नगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी कहलाता था। विराट नगर किसकी बात करें? महाजनपद काल की अगर बात करें तो महाजनपद काल में महाजनपद काल की अगर बात करें तो विराट नगर मत्स्य संघ की, किसकी? मत्स्य संघ की क्या थी? ये राजधानी थी। ठीक है, राजधानी थी कौन सी? मत्स्य संघ की। तो विराट नगर है जो चर्चा कर रहे हैं बेरठ सभ्यता की। बेरठ सभ्यता की जो महाजनपद काल की अगर बात करें तो मत्स्य जो जनपद था उसमें इसको राजधानी घोषित की जाती है। ठीक है, अगली चर्चा करें जो बेरठ सभ्यता है इसमें 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। कितनी? 36 मुद्राएं इसमें प्राप्त होती है। 36 मुद्राएं इस सभ्यता में क्या होती है? प्राप्त होती है। अब 36 मुद्राओं में से जिनमें से 8 अगर मुद्रा की बात करें तो आहत मुद्राएं कहलाती थी, जो पंचमार्क मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, 8 अगर मुद्रा, इनमें से 8 तो पंचमार्क। कौन सी? पंचमार्क थी। और 8 जो मुद्रा है 36 में से इन्हें आहत भी कहा जाता है, आहत मुद्राएं कहा जाता है। ठीक है, आहत जिसे क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं भी इसे कहा जाता है। ठीक है, 36 मुद्राएं प्राप्त होती है जिनमें 8 तो आहत मुद्राएं थी। अगर बात करें इसमें 28 जो मुद्राएं थे ये यूनानी शासकों की थी। ठीक है, 28 मुद्राएं, इनमें से कितनी? 28 जो मुद्राएं थी वो क्या थी? मुद्राएं यूनानी शासकों की, यूनानी शासकों से संबंधित थी। ठीक है, 28 मुद्राएं यूनानी शासकों से संबंधित थी और 8 जो मुद्राएं थे आहत मुद्राएं थी। ठीक है, तो टोटल कितनी थी? 36 मुद्राएं यहां से मिलती है। ठीक है, अब बात करें 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड का नाम आ जाता है। कब की बात करें? 1837 ईस्वी की बात करें तो कैप्टन बर्ड
कैप्टन बर्ट की अगर बात करें तो कैप्टन बर्ट के द्वारा क्या, बर्ट इसका नाम आ जाता है, कैप्टन बर्ट भी बोल सकते हैं इसे और कैप्टन बर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैप्टन बर्ट के द्वारा इसमें क्या हो जाता है कि बेराट की जो सभ्यता है यहाँ बीजक जो डूंगरी है उसमें मौर्यकालीन सम्राट अशोक के भाब्रू लघु शिलालेख के यहाँ खोज की थी। किसके द्वारा? बर्ट, कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में जो बीजक डूंगरी है, बीजक डूंगरी, और बीजक डूंगरी जो है ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। तो यहां से जो शासक अशोक थे, सम्राट अशोक का नाम आ जाता है, मौर्य शासक अशोक का नाम आ जाता है। तो मौर्य शासक जो अशोक थे, मौर्य शासक अशोक, मौर्य शासक अशोक का नाम आ जाता है। मौर्य शासक अशोक की जो भाब्रू अभिलेख का इसमें उल्लेख मिलता है। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख का इसमें क्या मिलता है? इसमें प्राप्त होती है, इसमें खोज की जाती है इस अभिलेख की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं किसको? तो बेराट जो सभ्यता है वो जयपुर जिले में इसका संबंध आ जाता है। कौन सी नदी के किनारे? तो महानंदा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो इसका नाम आ जाता है विराट नगर, ठीक है। विराट नगर प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम आता है। महाजनपद काल में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी इसे घोषित किया जाता है। इसमें जो इसकी में कितनी मुद्राएं प्राप्त होती है? तो 36 मुद्राएं इसमें प्राप्त होती है, जिनमें 8 तो आहत मुद्राएं और 28 मुद्राएं यूनानी शासकों से संबंधित, ठीक है। इसमें अगर बात करें आगे की तो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक डूंगरी पे जो मौर्यकालीन जो शासक था अशोक, सम्राट अशोक, उसके जो भाब्रू अभिलेख था उसकी यहाँ खोज की जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अभिलेख की खोज करने के बाद में ये जो अभिलेख है जो वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो ये अभिलेख या ये शिलालेख जिसे बोलते हैं, अभिलेख या शिलालेख इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? शिलालेख, शिलालेख। ये शिलालेख वर्तमान में कहाँ? कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय में ये शिलालेख रखा हुआ है वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है कौन सा अभिलेख? भाब्रू शिलालेख, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित और भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ये अगर पूछा जाए कि जो भाब्रू शिलालेख है वो वर्तमान में कहाँ रखा गया है, तो कलकत्ता जो संग्रहालय है वहां पे, कलकत्ता संग्रहालय में ये रखा गया है। और बात करें भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ से माना जाता है, ठीक है। तो ये भाब्रू जो शिलालेख है इससे अशोक के जो बौद्ध होने का, किसका? बौद्ध होने के प्रमाण इससे मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है अशोक से संबंधित। और बात करें बेराट जो सभ्यता है इसमें और क्या दिया गया है कि 1936 की अगर बात करें तो 1936 में दयाराम साहनी ने बीजक डूंगरी पर इसका उत्खनन कार्य किया था। कब? 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी की अगर बात करें तो 1836 ईस्वी में इसमें दयाराम साहनी का नाम आ जाता है। किसका? दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जाता है बीजक डूंगरी पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। करवाया इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा? 1836 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। बेराट की जो बेराट है यहाँ से शंख लिपि के बारे में साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस बेराट सभ्यता से शंख लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सभ्यता से संबंधित और बात करें अगर यहाँ पे जो ये सभ्यता है बेराट की जो सभ्यता है यहाँ से हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा यहाँ से इस खुदाई से प्राप्त होता है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा यहाँ से प्राप्त होता है, सूती कपड़ा। और मर्द भांडों पर जो स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से मिट्टी का नाचता हुआ पक्षी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। किससे? विराट सभ्यता से, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो सूती कपड़ा यहाँ से बुना हुआ सूती कपड़ा जो हाथ से बुना गया था, इसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? विराट सभ्यता से।
मृद मंडों पर स्वास्तिक जो चिन्ह बने हुए हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बात करें मिट्टी का जो नाचता हुआ पक्षी है उसकी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। तो इतनी जानकारी विराट सभ्यता से आपको ध्यान रखनी है। तो बात करें विराट सभ्यता का संबंध आ जाता है जयपुर जिले से। इसका ये कौन सी नदी पे है? तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराट नगर कहा था। 1837 में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता का विराट विजय की जो डोंगरी है उस पर उत्खनन कार्य किया जाता है। महाजनपद काल में मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी मानी जाती है। और यहाँ से खुदाई में 36 मुद्राएं प्राप्त होती है, जिसमें 8 तो आहत मुद्राएं और 28 मुद्राएं यूनानी शासकों से संबंधित थी। ठीक है, तो अगर बात करें 1837 ईस्वी में तो कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक डोंगरी पे मौर्य शासक जो अशोक हैं उनके भाब्रू शिलालेख के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर और अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है इससे ये पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में भाब्रू शिलालेख की, तो वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कहाँ पे स्थित है? तो ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, संक लिपि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इतनी जानकारी हमें बेराट सभ्यता से मिलती है। आगे जो सभ्यता आती है बालाथल सभ्यता को हम पढ़ने वाले हैं। बालाथल सभ्यता का संबंध आता है कहाँ से? उदयपुर से। तो बालाथल सभ्यता को भी हम पढ़ लेते हैं। अगली सभ्यता आ जाती है बालाथल सभ्यता। ठीक है, बालाथल सभ्यता का संबंध आ जाता है उदयपुर जिले से। उदयपुर से इस सभ्यता का संबंध आ जाता है बालाथल सभ्यता का। ठीक है, बालाथल सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। उदयपुर जिले में ये सभ्यता स्थित है। बालाथल सभ्यता की अगर बात करें तो ये बालाथल ग्राम में स्थित 1993 ईस्वी की बात करें तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसके नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया जाता है। कब की बात आती है? 1993 ईस्वी में। ठीक है, 1993 की बात करें, कब की? 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया जाता है? उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है इसके देखरेख में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कब किया जाता है? 1993 की यहाँ बात कर रहे हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसके नेतृत्व में ये बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है। और बात करें इस सभ्यता से, यहाँ से बालाथल सभ्यता से तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस सभ्यता से और क्या प्राप्त होते हैं? तांबे के सिक्के यहाँ इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण की गई है। किस किस की? इस पे हाथी और चंद्रमा की जो आकृतियां हैं वो उत्कीर्ण की गई है। किसके ऊपर? तांबे के जो सिक्के मिले बालाथल सभ्यता से उन पे ये उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, अगर चर्चा करें बालाथल सभ्यता के लोग का जीवन कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने में इनका जो जीवन निर्भर था। किस किस पे? कृषि पे। एक तो बात आती है कृषि, यहाँ के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, पशुपालन और मछली पकड़ना इनका कार्य था। ठीक है, तो ये इनकी आजीविका इनसे चलती थी। किस किस से? कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ना इनका जो इन पे निर्भर थे ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात करें अगर बात करें इसकी बालाथल सभ्यता की, तो पशुपालन यहाँ से कृषि किया जाता था। यहाँ के लोग और यहाँ के लोगों के द्वारा कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने का काम यहाँ के लोग करते थे। यहाँ से खुदाई में कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें से
खुदाई में क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो हाथ से बुने हुए कपड़े का जो टुकड़ा यहाँ से मिलता है और लगभग 500 ईस्वी पूर्व ये माना जाता है। ठीक है, तो हाथ से बुना हुआ, किससे, हाथ से बुना हुआ कपड़ा का टुकड़ा, कपड़े का क्या मिलता है यहाँ से, टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा यहाँ से प्राप्त होता है जो 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा यहाँ से बालातर सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी खुदाई से अगर बात करें बालातर सभ्यता की खुदाई से और क्या प्राप्त होता है, तो लोहे के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं, लोहे के औजार, लोहे के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। लोहे की भट्टी यहाँ से प्राप्त होती है, लोहे गलाने की भट्टी, जिसे क्या कहा जाता है, लोहे गलाने की भट्टी, यहां से प्राप्त होती बालातर सभ्यता से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भट्टियां प्राप्त होती है तो कौन सी सभ्यता से, बालातर सभ्यता से। लोहे के औजार बनाने की जो भट्टियां थी वो भी यहाँ से प्राप्त होती है, लोहे के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं। बात कर रहे हैं बालातर सभ्यता की, बालातर सभ्यता का संबंध आ जाता है उदयपुर जिले से। 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया जाता है, उसके देखरेख में इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं जिन पे हाथी और चंद्रमा के जो चिन्ह अंकित किए गए हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ के जो लोग थे, बालातर सभ्यता के लोग थे, वो कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने पर निर्भर इनका जीवन था। ठीक है, एक और बात करें, हाथ से बुना हुआ कपड़ा का टुकड़ा यहाँ से प्राप्त होता है जो 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर बात करें यहाँ से और खुदाई में क्या प्राप्त होता है, लोहे के औजार यहाँ से प्राप्त होते हैं और लोहा गलाने की जो भट्टी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। तो बालातर सभ्यता से आप इतने जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली सभ्यता की हम बात करेंगे और अगली सभ्यता आ जाती है गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता का संबंध आ जाता है राजसमंद जिले से। तो अगली सभ्यता पे चलते हैं और अगली सभ्यता कौन सी आ गई, गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता, और गिलोंड सभ्यता राजसमंद जिले में इससे इसका संबंध आ जाता है गिलोंड सभ्यता का। गिलोंड सभ्यता का संबंध राजसमंद जिले से आ जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो गिलोंड सभ्यता का संबंध राजसमंद जिले से आता है। गिलोंड कस्बा है वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ से ही इसकी प्रमाण मिलते हैं, इसकी जो ये सभ्यता बनती है। ठीक है, तो कौन सी नदी की, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी, गिलोंड सभ्यता राजसमंद जिले में और बनास नदी पे ये सभ्यता स्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई की बात करें तो खुदाई का कार्य 1957 और 58 में बीबी लाल, कब की बात आती है, 1957 और 58 में बीबी लाल के द्वारा इसका जो क्या किया जाता है, खुदाई की जाती है। इसके नेतृत्व में खुदाई की जाती है, किसकी, गिलोंड सभ्यता की। कब की जाती है, 1957 और 58 में। किसके द्वारा, तो बीबी लाल के द्वारा इस सभ्यता की जो इसके नेतृत्व में इसकी जो क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। ठीक है, यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से क्या मिलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता की बात करें, गिलोंड सभ्यता से क्या मिलते हैं, जो ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें इस सभ्यता का, अगर समय की बात करें तो 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है इसका समय। अगर समय की बात करें तो इस सभ्यता का समय माना जाता है 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व, इस सभ्यता का समय माना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता का समय पूछा जाए तो इस सभ्यता का संबंध आ जाता है, समय आ जाता है 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व, इसका समय आ जाता है। ठीक है, किस सभ्यता का, गिलोंड सभ्यता की हम चर्चा कर रहे हैं। एक और बात करें, यहां से नृत्य मुद्राएं प्राप्त होती है, नृत्य मुद्राएं।
यहां से नृत्य मुद्राएं प्राप्त होती है, नृत्य मुद्राएं प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है, यहाँ चिकतेदार हिरण का अंकन मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, नृत्यदार मुद्राएं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्यदार मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी सभ्यता से की खुदाई से ये प्राप्त होती है, तो गिलोंड सभ्यता से ये प्राप्त होती है। तो गिलोंड सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो इनमें से बनते हैं। पूछा जाता है कि गिलोंड सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है, राजसमंद जिले से आ जाता है। कौन सी नदी पे है, तो बनास नदी पे गिलोंड सभ्यता स्थित है। 1957-58 की बात करें, 1957-58 में बीबी लाल के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण या अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बात करें इसके समय की, अगर बात करें तो 1700 से 1300 ईस्वी पूर्व से गिलोंड सभ्यता का समय माना जाता है। और यहाँ से नृत्य करते हुए मुद्राएं जो प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ सभ्यताएं जिनमें से आपको जो एक क्लास और लगेगी सभ्यताओं की, तो उसमें ये सभ्यताएं पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है और अच्छा लगा है और आपको सहायक सिद्ध होने वाला है, तो आप प्लीज़ जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उसमें सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छा लगे तो। और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।